जैसा मैंने आपको बोला था, कैपेसिटर मल्टीमीटर से चेक नहीं होता। हम लोग इसको डाउट के तौर पे बदलते हैं या फिर फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं दूंगा कैपेसिटर के वैल्यू को। यानी जो हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, तो क्या होता है कि अलग अलग कंपनी है, अपने अपने कैपेसिटर बनाती है, और हर एक कैपेसिटर का साइज छोटा बड़ा होता है। अब उसको वहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना है, और उस कैपेसिटर में साइज बड़ा है तो वो पूरी तरह से आपको डिटेल देगा। अगर उस पे डिटेल देने लायक जगह नहीं है तो बहुत शॉर्ट में लिखता है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, कैपेसिटर की वैल्यू कभी आपको वोल्ट के जरिए दी जाएंगी, तो कभी पिको फैराड में, तो कभी किलो फैराड में, तो कभी नैनो फैराड में, तो कभी माइक्रो फैराड में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि आपने बोला मुझे 100 नैनो कैपेसिटर दो, और उसने जो कैपेसिटर दिया उस पे 100 नैनो नहीं लिखा हुआ है, उस पे सिर्फ 104 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो इसी डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। अब कुछ कैपेसिटर ऐसे इतना छोटा साइज है कि मैं कैमरे पे भी दिखाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको ये सभी कंपाउंड क्लोजअप करके कैपेसिटर छोटे बड़े जो भी साइज के मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसके वैल्यू को कैसे समझना वो देख लेते हैं। मान लो उसने लिखा है कोड पे 104, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 104 लिखा हुआ है। तो आप समझ जाइए आपका रेजिस्टेंस चैप्टर हो चुका है, बस वही थ्योरी है। तो 1040 ये हो गया आपका पिको फेरेड। अब किलो में कन्वर्ट करना है, 1000 से आप डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका 100 के पी एफ। अब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन कर भी लेते हैं तो भी हम लोग अगर वैल्यू नैनो फेराड में गिनते हैं या निकालते हैं तो वो भी 100 नैनो फेराड ही निकलती है। इसको आप माइक्रो फेराड में कन्वर्ट करना चाहेंगे, फिर से आप 1000 से उसको डिवाइड कर लो 100 को, आपका आएगा 0.1 माइक्रो फेराड। ये हर कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी, उसकी मर्जी वो वैल्यू किस टाइप से आपको प्रिंट करके दे। हो सकता है वो कोड में दे, पिको फैराड में दे, नैनो फैराड में दे, किलो फैराड में दे, या माइक्रो फैराड में दे। तो अभी मेरे पास कुछ कैपेसिटर है। अब देखिए इनका वैल्यू लिखने का तरीका। इसमें लिखा हुआ है 0.068 माइक्रो फैराड, और बाद में के लिख दिया। ये हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप से अगर आपको दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए वो आपको माइक्रो फैराड में दिखा रहा है। चलो हम लोग उसको किलो फैराड में कर लेते कन्वर्ट। तो ये आपका वैल्यू आएगा 68 के पी एफ, या इसको आप नैनो फैराड भी बोल सकते हैं। तो हम लोग पिको फैराड में आते हैं, तो 68000 पिको फैराड। अब इसी कैपेसिटर को हम लोग कोड के जरिए देख लेते हैं। तो 68 और ये 30 है, ये 3 इस टाइप से देगा। कभी इसने 103 लिख दिया है तो आप समझ लीजिए 1030 ये पिको फैराड हो गया। 1000 से डिवाइड किया तो ये
10 kpf, या उसको आप 10 नैनोफैरेड भी बोल सकते हैं। माइक्रो में अगर कन्वर्ट किया 0.01 माइक्रोफैरेड। इस टाइप से आपको समझना है। चलो मैं एक नेक्स्ट कैपेसिटर ले लेता हूं जो कुछ लिखने में डिफरेंट टाइप दिखाता है। अब ये देखिए क्या लिखा है, 0.082 के। अब वैल्यू क्या दिखा रहा है, के क्यों लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। जिस टाइप से आपको दिया है तो आप समझ लीजिए 0.082 के, सॉरी माइक्रोफैरेड। अब इसको आप किलो में कन्वर्ट कर लीजिए, 820 के पी एफ, या इसको आप नैनोफैरेड भी बोल दो। पिको फैरेड में आते हैं 820 और 30। अगर हम कोड के जरिए देखना चाहेंगे तो 82, 1 2 3 4 4। तो इस टाइप से ये कैपेसिटर की वैल्यू आपको दिखाता है। अब आपको कुछ ऐसे कैपेसिटर मिलेंगे जहां पे सिर्फ 33 लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा कि वो नैनोफैरेड है, कि पिकोफैरेड है, कि माइक्रोफैरेड है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए यह 33 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। हाँ, वो कोड के जरिए आपको इस प्रकार दे भी सकता है। अब आप इसको किलो पिकोफैरेड या फिर माइक्रोफैरेड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जैसा लिखा हुआ है 470, इसके अलावा वो कुछ नहीं देगा। कभी कभी वो ऐसा भी लिख सकता है 471। अब ये 470 मतलब आपका ये हो गया 470 पिको फैरेड। इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब ये 470 लिख सकता है, या फिर वो 471। अगर वो 471 भी लिखता है तो भी 47 और एक 1 का एक जीरो। तो इस प्रकार से आपको इस चार्ट के माध्यम से समझना है, ताकि परचेस करते समय जैसे आप स्पेयर परचेस करेंगे, कैपेसिटर परचेस करेंगे, तो उस समय कहीं आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि 100 kpf मतलब ही होता है 100 नैनोफैरेड, उसी का मतलब होता है 0.1 माइक्रोफैरेड। और ये जो कोड दिया हुआ है 104, उसका मतलब भी एक ही होता है। तो इस चार्ट के जरिए आपको देखना है। अब ये छोटे छोटे या बड़े बड़े कुछ अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में आते हैं। इसमें अलग अलग वर्किंग वोल्टेज के होते हैं। जैसे आप कैपेसिटर के बारे में आपको बताया कि भाई उसका एक वैल्यू होता है, दूसरा उसका वर्किंग वोल्टेज होता है। तो हमने पोलर कैपेसिटर में देखा, लेकिन नॉन पोलर कैपेसिटर में भी 63 वोल्ट, 100 वोल्ट, 250 वोल्ट, 400 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट मतलब 2 केवी। तो ये सभी कैपेसिटर जो अलग अलग साइज, अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन में होते हैं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कैमरे की मदद से। और हर कंपाउंड के ऊपर जो जैसा उसका साइज बड़ा है, तो कंपनी क्या क्या डिटेल्स और देती है उसके बारे में देख लेते हैं। अब ये देखिए आपके सामने डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वर्किंग वोल्टेज, डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर के भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हर कंपनी अपने अलग अलग वैल्यू, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज वो अपना डिजाइन करती है। ये हमारे सभी कैपेसिटर जिनको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं।
लेकिन इसमें एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। अब वेरिएबल क्यों बोला गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो उसके दी गई वैल्यू से 0 से लेके वहां तक वैल्यू होती है। जैसे मैंने आपको सिंबल में बोला था कि ये सिंबल गैंग कैपेसिटर का है, तो ये हमारा गैंग कैपेसिटर है। यहाँ पे देखिए इसकी नॉब है, हम इसको घुमा सकते हैं, हाथ से घुमा सकते हैं, इसलिए आपके सिंबल में एरो दिया हुआ था। तो इस कैपेसिटर में क्या होता है कि दो ऐसी प्लेटें होती है, और जब हम इसको घुमाते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है दो प्लेट में के बीच में का, जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्लेट के डिस्टेंस कम ज़्यादा होने से उसकी वैल्यू चेंज होती है। सेम यहाँ पे अगर हम गौर से देखते हैं तो इसके अंदर आपको ऐसा देखने पे ऐसा महसूस होगा कि दो प्लेटें का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, और जिसको हम लोग हाथ से घुमा सकते हैं, इसको हम गैंग कैपेसिटर बोलते हैं। कुछ और एक ऐसे डिजाइन का भी है, ये बहुत सारे डिजाइन के आते थे। अब ये दोनों जो गैंग कैपेसिटर है ये ट्रांजिस्टर में लगते थे, मतलब पहले एक रेडियो आते थे जहाँ पे हम लोग विविध भारती वगैरह सुनते थे। उस रेडियो में जैसा हम इसको घुमाते थे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट होती थी और हमको अलग अलग स्टेशन सुनाई आते थे। तो ये गैंग कैपेसिटर था, ये क्या करता था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को सेट करता था, इसलिए हम लोग इसको हाथ से घुमाते थे, इसलिए इसको गैंग कैपेसिटर बोलते हैं। अब देखिए दूसरा, ये भी वेरिएबल कैपेसिटर है। तो सिंबल में आपने देखा एक तो एरो वाला था, लेकिन दूसरे इसमें एक कील टाइप दिया था इसके अंदर। तो ये इसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से सेट करते हैं। तो जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से सेट करते हैं इनको बोलते हैं हम लोग ट्रिमर। तो इस प्रकार से ये ट्रिमर होते हैं, ये इन गैंग कैपेसिटर के साथ में ही लगते थे, या फिर मैं अभी बोलूँ कि ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। हाँ, एक बेसिक के तौर पे भाई वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये कंपोनेंट दिखाया है। अभी इसमें देखिए ये कैपेसिटर है, इस पे लिखा हुआ है 0.022 के 2000 वोल्ट, मतलब ये 2 kV का कैपेसिटर हो गया। अभी वो कैमरे में प्रॉपरली आ रहा है या नहीं मुझे तो पता नहीं। तो दूसरा एक कैपेसिटर है जिसका वर्किंग वोल्टेज लिखा हुआ है 250 वोल्ट। ये कैपेसिटर है, यहाँ लिखा हुआ है 2000 वोल्ट 183, मतलब 18 के 2000 वोल्ट। कुछ इस कलर में है, यहाँ लिखा है 0.068 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट। कुछ ये कैपेसिटर है 0.082 100 वोल्ट। ये 334 मतलब 330 के 250 वोल्ट। इसलिए आपको जब भी आप परचेस करने जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा दुकानदार को मुझको इस वैल्यू का इतने वर्किंग वोल्टेज का दो। जैसा ये लिखा हुआ है 33 के 63 लिखा हुआ है, 63 लिखा है मतलब ये हो गया आपका 63 वोल्ट। ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साइज के कैपेसिटर है। अब ये देखिए ये उस कैपेसिटर है जो बहुत ही छोटे हैं, कभी कभी इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है कि इनके वैल्यू क्या हुआ है। इसमें लिखा है 104, 104 मतलब हुआ ये 10 की का कैपेसिटर है ये। तो लेकिन इसमें वर्किंग वोल्टेज नहीं लिखा हुआ है, ये फिर भी आप समझ लीजिए इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डिस्क कैपेसिटर, और ये 63 या 50 वोल्ट तक आराम से काम करती है, इसलिए इस पर लिखा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन जो ऐसे बड़े कैपेसिटर होंगे जरूर उस पर लिखा रहेगा, 224 लिखा हुआ है और 100 लिखा है ऑब्लिक, तो ये मतलब 100 वोल्ट का है। तो बस आपको इसी प्रकार से, और जैसा मैंने आपको चार्ट में बताया कि ये जो लिखा हुआ है इसको
कैसे समझना, इसका वैल्यू क्या है? ये आपके डिफरेंट टाइप के नॉन पोलर कैपेसिटर। अभी हम बात करेंगे कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल के बारे में। तो आप एक ध्यान रखिए, कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस से एकदम अपोजिट है। जैसे ये सीरीज के बारे में बात करूंगा तो C1 C2 समझ लीजिए आप 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया और ये भी 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया। तो सीरीज का फार्मूला क्या है? CT इज इक्वल टू, मतलब टोटल कैपेसिटेंस, 1/C1 प्लस 1/C2। इसका जो वैल्यू है आपको मिलेगा 5 माइक्रोफैराड। वहां अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो दो कैपेसिटर आपने पैरेलल में लगा दिए, C1 C2, समझ लीजिए 10 माइक्रोफैराड है और ये भी 10 माइक्रोफैराड है। तो इसका फार्मूला होता है CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब रेजिस्टेंस से एकदम उल्टा। इसका वैल्यू होगा आपका 20 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार से आप सीरीज और पैरेलल निकालते हैं। अब सीरीज की जरूरत तो आपको फील्ड में काम करते समय नहीं के बराबर पड़ेंगे, शायद ये समझो कि जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन पैरेलल की जरूरत आपको 100% पड़ने वाली है। मान लो कोई आप पावर सप्लाई डिजाइन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और उसमें आपको 2200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की जरूरत है। आप परचेस करने गए मार्केट में बोलो या फिर शॉप में, इस वैल्यू का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है। उस समय आप क्या करेंगे? दो कैपेसिटर लेंगे और उनको पैरेलल कर देंगे। ये आपका 1000 माइक्रोफैराड है, ये आपका 1000 माइक्रोफैराड है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2000 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये 2000 माइक्रोफैराड है, ये 2200 माइक्रोफैराड है, लगभग दोनों का वैल्यू सरीखा। हाँ, अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा कम हो रहा है तो आप एक काम करिए, इसको पैरेलल में और एक कैपेसिटर लगा दीजिए। अब ये हो गया आपका 3000 माइक्रोफैराड। अब ये माइक्रोफैराड, कितने माइक्रोफैराड का लगाना, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके बाद हमारा चैप्टर आने वाला है ट्रांसफार्मर, देन उसके बाद में आएगा डिफरेंट टाइप के पावर सप्लाई। तो मैं 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कहाँ लगाऊं, 2200 को कहाँ लगाऊं, 3300 का कहाँ लगाऊं, 4700 को कहाँ लगाऊं, 10,000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कहाँ लगाऊं? तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो हम पावर सप्लाई बना रहे हैं, वो पावर सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर है वो कितने मिली एम्पियर का है। तो वो पोर्शन आपका पावर सप्लाई में जरूर आएगा। हम लोगों ने कैपेसिटर के शुरुआत में ही कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है ये देखा था। तो उसमें था सप्लाई फिल्टर करना, कपलिंग करना, फीडबैक देना और बाईपास करना। ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। हो सकता है फिलहाल ये डायग्राम आपको नहीं समझे क्योंकि आपका अभी बेसिक कंपाउंड नहीं हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस आपका हुआ है, कैपेसिटर भी हुआ है। तो ये आपको जो दो दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोगों ने Q1 और Q2 से इंडिकेट किया है, ये हमारे ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर का मेन काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है,
मतलब एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, और दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर यहाँ क्या काम कर रहा है, कपलिंग कर रहा है, मतलब दो सेक्शन को जोड़ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जितने कैपेसिटर लगे हैं, हर कैपेसिटर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अभी ट्रांजिस्टर का बेस इनपुट होता है, आपने यहाँ सिग्नल दिया, समझ लीजिए आपने मोबाइल से सिग्नल दिए, और वो सिग्नल, ये पहला ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, साउंड बढ़ाएगा, फिर ये दूसरे के बेस पे देगा, फिर वो बढ़ाएगा, और ये कलेक्टर से आपको आउटपुट मिलेगा, और ये स्पीकर से आपको साउंड बढ़ के मिलेगी। ये इसका मेन काम होता है। तो यहाँ पे आप देखो, एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई से। तो ये पावर सप्लाई है, आपने 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई दिया हुआ है। ये डीसी सप्लाई इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे C1 कैपेसिटर लगा है। तो ये C1 जो कैपेसिटर है, सप्लाई लाइन में लगा है करके उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई फिल्टर कैपेसिटर। और यहाँ पे जो C4 लगा हुआ है, मतलब एक सेक्शन और दूसरा सेक्शन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। अब ये देखिए आप, ये यहाँ से सिग्नल आए, यहाँ से फिर एक कपलिंग कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप इनपुट में आप कुछ मोबाइल कनेक्ट करने वाले हैं, तो वो सिग्नल आप देने वाले, तो वो आपका मोबाइल और एम्पलीफायर इनके बीच लगा हुआ है, जिसको हम लोग कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। अभी ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका एमीटर निगेटिव लाइन से, मतलब ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। कलेक्टर को काम करने के लिए सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो इस सप्लाई लाइन से एक रेजिस्टेंस के थ्रू कलेक्टर को सप्लाई दिया गया। बेस को बाइसिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो इसी सप्लाई लाइन से यह R1 रेजिस्टेंस जो है, इसके बेस को बाइसिंग अरेंजमेंट कर रहा है। अभी आपने सिग्नल यहां दिया, ये सिग्नल बेस पे पहुंचे, बेस से आउटपुट बढ़ के आपको कलेक्टर से मिलेंगे। तो समझ लो आपको कलेक्टर से थोड़ा आउटपुट बड़ा होके मिल गया। अब यही आउटपुट वापस फिर से इनपुट में देना है। आउटपुट से इनपुट की ओर जो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक। तो यहां पे जो C3 कैपेसिटर है, मैं बोलूंगा ये C3 कैपेसिटर फीडबैक दे रहा है। जैसा मैंने आपको बोला था, ये अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, वो काम कर रहा है, आपने उसको अलग अलग नाम दिए, लेकिन हर जगह वो एक ही काम कर रहा है, पास AC ब्लॉक DC। मतलब AC सप्लाई को पास करना और DC सप्लाई को पास नहीं करना। अभी देखिए, जब हमारा ट्रांजिस्टर चैप्टर आएगा, तो एक बात आपको समझ में आएंगी कि ये जो कलेक्टर है, यहाँ पे सप्लाई नियर अबाउट 11 वोल्ट रहेगा, और बेस पे 0.5 वोल्ट सप्लाई रहता है। अभी फिर ये कपलिंग हुआ, ये दूसरे सेक्शन को दिया, तो दूसरे सेक्शन के बेस पे आपके बड़े हुए सिग्नल पहुंच गए। अब इसने फिर से एम्पलीफाई किया, और आपके सिग्नल जो कलेक्टर से मिलेंगे, ये आपको बड़ा आउटपुट मिल गया, और फिर वो आपने स्पीकर को दिया और आपका साउंड बड़ा हुआ। तो अब ये देखिए कि जैसे मैंने बोला है बेस, बेस पे हमेशा 0.5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। यहाँ सप्लाई नियर अबाउट 11.5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा आपको कलेक्टर के ऊपर। यदि समझ लीजिए कि ये कपलिंग कैपेसिटर मैंने नहीं दिया, इसको डायरेक्ट कर दिया, इस ट्रांजिस्टर के बेस को 0.5 चाहिए, अगर मैं डायरेक्ट देता हूं, तो ये 11.5 या बोलो जो 11 वोल्ट जो दिया हुआ है, 11 वोल्ट जो दिया हुआ है, वो डायरेक्टली बेस पे चला जाएगा, और ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। अब क्या होगा कि कलेक्टर से जो आउटपुट सिग्नल मिलेंगे, ये सिग्नल, भैया आपके सिग्नल भी AC में ही होते हैं, तो ये आने वाले सिग्नल कैपेसिटर पास करेगा और इसके बेस पे देगा। लेकिन साथों साथ यहां से कलेक्टर से आपका DC सप्लाई भी आएगा, लेकिन इस DC सप्लाई को वो पास नहीं करेगा। तो इसलिए इस बेस को 0.5 वोल्ट जो सप्लाई चाहिए,
वो 0.5 सप्लाई एज इट इज रहेगा। अभी सेकंड जो ट्रांजिस्टर है, मतलब सेकंड जो एम्पलीफायर है, उसने आपको सिग्नल एम्पलीफाई करके आगे दिया। अभी ये देखो, ये तो आपने देखा कि ये पॉजिटिव लाइन है और पॉजिटिव लाइन से आपके बेस की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन ये निगेटिव लाइन है, ये एमीटर से कैपेसिटर बेस पे जा रहा है, मतलब ये निगेटिव लाइन से फीडबैक दे रहा है, इसलिए हम इस कैपेसिटर को बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। और जो कलेक्टर से आपको आउटपुट मिला, कैपेसिटर कपलिंग करके वो आपको स्पीकर को दिया। लेकिन एक कैपेसिटर यहां भी लगा हुआ है जो आउटपुट से सीधा ग्राउंड किया हुआ है, मतलब निगेटिव को दिया हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई यहां से जो आउटपुट मिल रहा है ये कैपेसिटर की, तो यहां लगा हुआ है कपलिंग के लिए, ये सिग्नल आपके स्पीकर को दे रहा है, तो ये पूरे के पूरे सिग्नल ग्राउंड में जाके खत्म भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। फिर आउटपुट आगे कैसे बढ़ेगा? तो आप ध्यान रखिए, ये जो कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर दोनों की वैल्यू अलग होती है। अब ये कैपेसिटर क्यों लगा हुआ है? यहां से कलेक्टर से जो आपको आउटपुट बढ़ के मिला, जाहिर सी बात है उसमें वांटेड और अनवांटेड। अनवांटेड मीन्स नॉइस, जैसे हम लोगों ने देखा था, मैं जिसको एनआर बोला था, नॉइस रिडक्शन। ये आउटपुट बढ़ेगा तो ये आउटपुट में कुछ वांटेड सिग्नल भी है, अनवांटेड भी है। ये कैपेसिटर ऐसे वैल्यू का होगा जो वांटेड फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, मतलब जो आपके लिए आवश्यक है उसको जाने देगा, अनवांटेड को जाने नहीं देगा। और ये जो कैपेसिटर जो ग्राउंड किया हुआ है, इसकी एक ऐसी वैल्यू है जो अनवांटेड सिग्नल को जाने देगा, वांटेड सिग्नल को जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो स्पीकर से आपको आवाज सुनाई दे रही है, ये बहुत ही सुंदर आवाज तैयार दे रही है, उसमें किसी भी प्रकार का नॉइस नहीं है। तो ये हम बोलेंगे यहाँ पे ये नॉइस रिडक्शन का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए, हर जगह कैपेसिटर है, सिग्नल को पास कर रहा है, मतलब एसी को पास कर रहा है, लेकिन डीसी को पास नहीं होने दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी ने आप किसी ने आपको अगर पूछा, जो स्पेशलिस्ट स्टूडेंट मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि भाई कैपेसिटर का वर्क क्या है, आप शॉर्ट में बोल दीजिए पास एसी ब्लॉक डीसी। मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। इससे क्या होगा कि आने वाले जो नए चैप्टर है वो आपके तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और इस चैप्टर के पहले और भी चैप्टर हुए, जिसमें से मैं बात करूंगा चैप्टर 1 की, जहां पे करंट, वोल्टेज, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, तो इसका इम्पोर्टेंस, सर्किट इम्पोर्टेंस समझाया गया है। तो मेरे हिसाब से मैं बार बार बोलूँगा, आपको वोल्टेज को और करंट को समझना है और उसका सर्किट इम्पोर्टेंस समझना है। तो इसी में ही आपको आने वाले जो सर्किट है, जो प्रोजेक्ट है, जो फॉल्ट फाइंडिंग है, बहुत आसानी होगी। तो ये इस चैनल पे सबसे पहले बेसिक कोर्स होने वाला है, उसके बाद में प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना, सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग, आर्डिनो कंट्रोलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, ये सभी चीज़ें 1 बाय 1 आने वाली है। तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सादी और सरल भाषा में आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे, और लोग को भी शेयर करिए। आपके मन में कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे एसएमडी कंडेंसर के बारे में। तो बस रेजिस्टेंस की तरह साइज में 1 mm, 2 mm और 3 mm, इतना छोटा साइज होता है और जनरली हम लोग इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखते हैं। रेजिस्टेंस के अंदर आपको वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन कैपेसिटर में, एसएमडी कैपेसिटर में कभी वैल्यू नहीं दिया होता। इसको पहचानना कैसा,
तो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। अभी इस इमेज में देखिए, जो ब्राउन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कैपेसिटर है। उस पे वैल्यू मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके ठीक बाजू में रेजिस्टेंस है ब्लैक कलर के, जिसके ऊपर कुछ कोड के जरिए वैल्यू दी है। तो कैपेसिटर कभी भी एसएमडी कंपोनेंट में उसका वैल्यू मेंशन नहीं करता। तो इस प्रकार से हमारे एसएमडी होते हैं, और ये मोबाइल, लैपटॉप या कुछ बहुत ही छोटे और महंगे गैजेट जो होते हैं, इसमें एसएमडी यूज किया जाता है, क्योंकि ये अपने एक्यूरेसी के साथ में काम करते हैं। नमस्कार।